Hi friends, welcome back to the YouTube education and in the last lecture पिछले लेक्चर में हमने वीडियो में हमने जो भी सारे थियोरेटिकल पोर्शन था चैप्टर का थियोरेटिकल बातें थी वो सारी सिद्धांतिक स्वरूप ने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सूत्रों की तरफ इस चैप्टर में। तो सूत्रों में शुरुआत से ही हम बात करें तो सबसे पहले एक सामान्य सूत्र है सूचकांक का, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। सूचकांक का सबसे सामान्य सूत्र है P1/P0 गुणा 100 और सूचकांक को I के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, I4 इंडेक्स नंबर। उसके बाद में अगर समूह का सूचकांक निकालना हो, किसी का समूह का सूचकांक निकालना हो तो समूह का सूचकांक ज्ञात करने के लिए सिग्मा P1/P0 अपॉन n यानी कि हमारे समूह के अंदर किसी एक विशेष समूह के अंदर जो वस्तु होंगी उनकी संख्या गुणा 100 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समूह का सूचकांक मिल जाएगा। अब समूह के सूचकांक के बाद में हमारे पास में आता है अचल आधार का सूचकांक और परम्परित, दोनों के लिए हमारे पास यही रहेगा। जहाँ पर हमारे पास में क्या है, P1 है, ये क्या रहेगा, चालू वर्ष का मूल्य, P4 प्राइस एंड 1/4 चालू वर्ष, तो चालू वर्ष का मूल्य। उसके बाद में हमारा आएगा P0, तो हमारा आएगा हमारा आधार वर्ष का मूल्य। 0 मतलब हमारा आधार वर्ष या तो गत वर्ष, उसका P4 प्राइस मूल्य जो भी होगा वो हमको यहाँ लिखने का रहेगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम समूह का सूचकांक हो जाएगा। उसके बाद में हमको अचल आधार को परम्परित में परिवर्तित करना होता है और परम्परित आधार को अचल में कन्वर्ट करना होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो लिखते हैं अचल आधार के सूचकांक का परम्परित आधार के सूचकांक में रूपांतरण। परम्परित आधार के सूचकांक में रूपांतर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट है कि अचल आधार के सूचकांक का परम्परित आधार के सूचकांक में रूपांतर। तो ये कैसे हो सकता है हमारा, तो चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। और उसके बाद में हमको उसको गुणा करना होता है किससे, 100 से। ओके, अब हमारा अगला सूत्र है कि परम्परित आधार के सूचकांक अगर हमको दिया हो, परम्परित आधार का तो हमारा जो परम्परित आधार का सूचकांक है का, उस काम को किसमें, अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना हो। एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर और 3 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन हो सकता है। अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन।
अब हम ये कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको चालू वर्ष का परंपरित आधार का सूचकांक गुणा गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। क्या करना पड़ेगा, चालू वर्ष का परंपरित का लेने का है और गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक लेना है, और बटे में हमको क्या करना है, इसके 100 लगाना है। तो ये हमारा होगा परंपरित का अचल आधार में रूपांतर। एग्ज़ाम में ये पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में हमारे जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, लास्ट ईयर पास्ट फीचर, जो हमारा 5 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में कंपलसरी होता ही है, वो होगा हमारा लास्ट ईयर पास्ट फीचर के लिए। लास्ट ईयर पास्ट, और उसको पास्ट भी बोलते हैं, तथा फिशर का सूचकांक। ओके, तो हम इसका आगे किस तरह से है वो देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट ईयर का सूचकांक लास्ट ईयर का सूचकांक, उसको हम IL से इंडिकेट करते हैं। IL यानी कि इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर, ओके, या फिर लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर। तो उसका सूत्र होता है P सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 गुणा 100। ये हमारा लास्ट ईयर का है। उसके बाद हमारा पास्ट ईयर का सूत्र है। पास्ट ईयर का सूचकांक को ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ता है, तो उसका सूत्र कैसा होता है, तो वो भी हम देख रहे हैं। पास्ट ईयर को हम क्या से व्यक्त करते हैं, P से, तो वो होता है IP। IP इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 गुणा 100। यह हमारा होता है पास्ट ईयर का सूचकांक। इसको हम शॉर्टकट में बात करें तो 1000, अब कैसे मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, और यहाँ हम बोले तो 1101, और लास्ट में हमारा आता है क्या, फिशर। लास्ट में हमारा क्या आता है, फिशर का सूचकांक आता है। तो हम फिशर के सूचकांक को भी देखेंगे। फिशर के सूचकांक में क्या है, ये दोनों का मिक्सर है। फिशर के सूचकांक को हम क्या बोलते हैं, आदर्श सूचकांक भी बोलते हैं। आदर्श सूचकांक, क्योंकि आदर्श का सूचकांक क्यों बोलते हैं, तो उसके भी इसके कुछ कारण हैं। IF इज इक्वल टू सिग्मा P0Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 गुणा सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1, और लास्ट में होता है गुणा 100। और ये गुणा से पहले रूट सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा, रूट 100 के ऊपर होना चाहिए नहीं। और इसके सिवा एक दूसरा भी सूत्र है, वो शॉर्टकट है। अगर ऊपर वाले दोनों हमने फाइंड आउट किए हैं, IL और IP, तो उन दोनों को गुणा करना है और उसके ऊपर से क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। तो भी हमारा क्या बन जाएगा, ये लास्ट ईयर का फिशर का सूत्र बन जाएगा। लास्ट ईयर और पास्ट ईयर का गुणोत्तर माध्य है। तो ये इसकी विशेषता भी है, फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है।
और उसमें थियरी और भी आती है कुछ, जो हमने कुछ थियरी पोर्शन में बाकी रख दी थी क्योंकि वो सूत्रों से रिलेटेड थी। क्योंकि सबसे पहली बात तो क्या है कि एक आनुपातिक माध्य है। क्या है ये? आनुपातिक यानी कि गुणोत्तर माध्य। और किसी भी सूचकांक की गणना में या किसी भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के अंदर जो सांख्यिकी गणना होती है उसके अंदर आनुपातिक माध्य को एक उत्तम माध्य माना जाता है। तो यह क्या है? एक आनुपातिक, या तो हम उसको दूसरा नाम बोल सकते हैं गुणोत्तर माध्य। तो ये कैसा है? आनुपातिक या गुणोत्तर माध्य है, ये इसकी भी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा, ये दो प्रकार के जो परीक्षण होते हैं हमारे, उनको ये पास करता है, हल करता है। कौन कौन से दो परीक्षण होते हैं? समय व्युत्क्रम परीक्षण, और दूसरा है हमारा तत्व व्युत्क्रम परीक्षण, यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ओके, यह समय व्युत्क्रम परीक्षण तथा तत्व व्युत्क्रम परीक्षण जैसे महत्व के परीक्षणों का समाधान करता है। तो ये किसकी सबसे बड़ी लाक्षणिकता है। और तीसरा इसका कारण है, इसमें लास्पियर तथा पाशे दोनों के लक्षणों का समावेश होता है। तथा यह उनमें रहे दोषों का समाधान भी करता है। इसके लिए इसको क्या माना गया है? एक उत्तम माध्य माना जाता है, उत्तम सूचकांक माना जाता है, आदर्श सूचकांक माना जा सकता है। किसको? फिशर के सूचकांक को। ठीक है, तो ये तीन कारण है। एग्जाम में कोई भी एक कारण भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स में भी इनमें से कोई भी कुछ पूछ सकते हैं कैसे भी, और 5 मार्क में इनके जो पूरा सूत्र है वो तो आता ही है। ओके, अब इसका सूत्र पूरा होने के बाद में हमारे पास में आता है सबसे पहले क्या? पारिवारिक अंदाज पत्र की रीत। पारिवारिक अंदाज पत्र की रीत, फैमिली बजट मेथड जिसको हम बोल सकते हैं। तो फैमिली बजट मेथड में ये होता कुछ नहीं, हमारे से एक लास्ट ईयर का जो फॉर्मूला है, जो लास्ट ईयर का फॉर्मूला है वही यहाँ पर हमारा रिपीट होता है। और कभी कभी हमारा भारित औसत की पद्धति है वो भी इसके अंदर यूज होती है। किसकी? भारित औसत की। तो भारित औसत की पद्धति भी इसी को ही कहा जाता है। तो उसमें हमारा क्या यूज होता है? जीवन निर्वाह सूचकांक। क्या होता है? जीवन निर्वाह सूचकांक। तो जीवन निर्वाह सूचकांक के लिए हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के समूह दिए होते हैं और उनका भार दिया होता है। तो आई सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W भारित सूचकांक जो होता है वो, और उसको कुल भार से भाग दे दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है? लास्ट पारिवारिक बजट की पद्धति से प्राप्त सूचकांक मिल जाता है। अगर कभी नेक्स्ट हमारा कुल खर्च की रीत। तो कुल खर्च की रीत हमको लास्ट ईयर की रीति है और कुछ नया नहीं है उसके अंदर। ये क्या है? लास्ट ईयर का ही है। तो कुल खर्च की रीत में क्या होता है? यहाँ तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? जीवन निर्वाह सूचकांक लिखते हैं।
तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 गुणा 100। कभी कभी ये पाश्चय का सूत्र में कन्वर्ट हो सकता है, अगर पाश्चय के सूत्र की इन्फॉर्मेशन दी हो तो सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 गुणा 100। और कभी कभी यही ऐसा होता है। सो कुल खर्च खरीद और परिवहन अंदाज बताइए। ये हमारे सब बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, वो हो गए। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि एक शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करते तो वास्तविक वेतन, ये हमारा 3 मार्क में क्वेश्चन होता है। तो वास्तविक वेतन हम कैसे निकालते हैं, 3 मार्क के लिए थोड़ा एक IMP बन जाता है कभी कभी। तो औसत वेतन, औसत मासिक वेतन बटे I, इट मीन्स जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक, जीवन निर्वाह का निर्देशांक या तो सूचकांक गुणा 100। ये हमारा वास्तविक वेतन का सूत्र बन जाता है। उसके बाद में हमारे पास में आता है मुद्रा की क्रय शक्ति, और मुद्रा की क्रय शक्ति के बाद में हमारे पास में आता है मुद्रास्फीति का दर। तो ये हमारे छोटे छोटे से 1/i × 100, ये हमारा क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/i × 100। मुद्रा की क्रय शक्ति 1/, शॉर्ट में बात करें तो i, तो जीवन निर्वाह सूचकांक उसको हम क्या बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं, और गुणा 100 वहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ होता है। उसके बाद में हमारे पास में एक और सूत्र क्या है, मुद्रास्फीति का दर। मुद्रास्फीति का दर है, ये हमारा थोक मूल्य के आधार पर निर्भर करता है। तो चालू वर्ष का थोक मूल्य का निर्देशांक, चालू वर्ष का थोक मूल्य माइनस गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक बटे गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक गुणा 100। ओके, तो ये हमारे सारे सूत्र हैं। इन सूत्रों के आधार पर हमारे सारे जो सवाल होंगे वो पूरे हो सकते हैं। ओके, तो आगे के जो प्रैक्टिकल समय जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। इसके लिए इतना हमारा पहले सूत्रों की सूची है हमारी यहाँ की वो रहेगी।